Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा, अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा चुके हैं हम, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम आपको जल्द ही प्रैक्टिस करवाएंगे। सो आज हम अपना ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मशीन्स का टॉपिक ट्रांसफार्मर। चूंकि हमने आपको मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा दिया है, उसी में वही जो है बेसिक्स ऑफ मशीन्स है, ठीक है। सो देखिएगा, आज हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्लियर? तो चलिएगा, जो भी पॉइंट्स है आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो देखिएगा, हमारे टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। क्लियर? इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं, तो आप सबसे पहले प्रॉपरली चैनल पर विजिट कीजिएगा एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा, ताकि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखेंगे तो आपको प्रॉपरली वे में लेक्चर्स समझ आएंगे। क्लियर? सो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या होता है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड। यस, तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है ट्रांसफार्मर का? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच चेंज द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स स्टैटिक डिवाइस बोलने का क्या मतलब है? इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। क्या करता है ट्रांसफार्मर? एसी वोल्टेज या करंट के लेवल को चेंज करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ठीक है, टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर होता क्या है वो देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, स्टैटिक, रोटेटिंग, बोथ या नन, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। क्या करता है ट्रांसफार्मर? एसी करंट और वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट क्या रहता है, तो आपको क्या याद रखना है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो आपको एज इट इज ये बातें याद रखनी है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच चेंज द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट नेवर बी चेंज एपरेंट पावर लेवल। ट्रांसफार्मर जो होता है एपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स वीए, केवीए एंड एमवीए को चेंज नहीं करता है। वोल्ट एम्पेयर, किलो वोल्ट एम्पेयर और मेगा वोल्ट एम्पेयर को चेंज नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट कंसिस्ट टू वाइंडिंग विच इज प्लेस्ड एट द कॉमन कोर। कहने का मतलब है कि एक सिंगल कोर रहती है जिसमें दो वाइंडिंग होती है। ओके, पहली देखिए, एक होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन आप पहले ये देखिए, बोथ वाइंडिंग्स इज इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड एंड मैग्नेटिकली कनेक्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको 110% ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जाना है, इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर वे में आप पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि स्टैटिक डिवाइस होता है, क्या करता है?
करंट और वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है जो कि कॉमन कोर पे प्लेस्ड होती है। ओके, बोथ वाइंडिंग्स इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती है और मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट। जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। उसके बाद देखिएगा, द कोर इज मेड बाय हाई परमेबिलिटी मटेरियल। आपका जो कोर होता है, किसका कोर, ट्रांसफॉर्मर का, वो किस मटेरियल का बना होता है, हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना होता है और उस कोर में लो रिलक्टेंस होता है। दैट मीन्स हाई परमेबिलिटी और लो रिलक्टेंस का क्या मतलब है, रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स के सेटअप होने का अपोज करता है। रिलक्टेंस कल हमने बताया था ना मैग्नेटिक सर्किट जब बताया था। और परमेबिलिटी क्या होता है, फ्लक्स सेटअप में हेल्प करता है। तो जो आपका कोर है वो कैसा होता है, हाई परमेबिलिटी मटेरियल का बना होता है और लो रिलक्टेंस का बना होता है। उसके बाद देखिएगा, इफ वी कनेक्ट डीसी एट द प्राइमरी वाइंडिंग देन इट विल बर्न बिकॉज ट्रांसफॉर्मर नॉट वर्क्स एट डीसी। क्या याद रखना है आपको, यदि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे आप डीसी देंगे तो वो जल जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी है एज इट इज। ठीक है, सो देखिए अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ट्रांसफॉर्मर का और ये सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे ट्रांसफॉर्मर कैसा डिवाइस है, रोटेटिंग, स्टैटिक, बोथ, नन, तो आप बोलेंगे स्टैटिक। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर कौन से पावर लेवल को चेंज नहीं करता है, तो आप बोलेंगे एपरेंट पावर लेवल को। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसकी परमेबिलिटी कैसी होती है, तो आप बोलेंगे हाई। ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। दोनों वाइंडिंग्स कैसे कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती है और मैग्नेटिकली इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती है और मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। उसके बाद देखिएगा, अगर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम डीसी देंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता है डीसी पे, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। तो ये बातें आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। ये देखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मर है, अगर आप ट्रांसफॉर्मर को डीसी देंगे फ्लक्स, तो देखिएगा क्या लिखा है, फॉर डीसी फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ नॉट सेटिस्फाइड। आप डीसी के लिए जो आपका फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ सेटिस्फाइड नहीं होता है। प्राइमरी वाइंडिंग पे आप क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग पर आप क्या कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब आप लोग स्पीड करते हैं तो अगर स्पीड से पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में और बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ है, समझ रहे हैं आप, इसमें एक भी पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखिए, ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये V1 है, ये E1 है और ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स N1 है। उसी तरह ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें इंड्यूस्ड EMF E2 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मर की क्या है, ये कोर है जिसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स फाई सेटअप, मतलब फ्लक्स फ्लो सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जो कोर होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, CGROS। आपकी जो कोर होती है वो CRGOS मटेरियल की बनी होती है। दैट मीन्स कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इस कोर की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाई परमेबिलिटी मटेरियल की ये बनी होती है। ओके, सो आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 2 वाइंडिंग्स होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है।
ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो CRGOS मटेरियल की बनी होती है, दैट मीन्स कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है ये परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, अब देखिएगा फ्लक्स इक्वल टू, हमने कल भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं, क्या होता है फ्लक्स, क्या होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, MMF अपॉन S, मतलब NI अपॉन S, फाई फ्लक्स वेबर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। यदि आप ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे डीसी अप्लाई करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई जिस पे कनेक्ट होता है प्राइमरी वाइंडिंग पे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड कनेक्ट होता है। ये सब बातें हम बता चुके हैं। अब देखिएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िएगा ध्यान से। वेट अ सेकेंड, यस, when we connect a supply at primary winding then flux set up in the core। क्या लिखा है, when we connect a supply at the primary winding then a flux set up in the core, मतलब जब हम सप्लाई को प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं तो कोर में एक फ्लक्स सेटअप होता है। दिस फ्लक्स रिएक्ट विद द प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से रिएक्ट करता है एंड इंड्यूस्ड अ प्राइमरी वोल्टेज। कहने का मतलब है जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो कोर में एक फ्लक्स सेटअप होता है। वो जो फ्लक्स होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग से रिएक्ट करता है, जिसके कारण एक प्राइमरी वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल्फ इंडक्शन। क्या लिखा है, according to Faraday's electromagnetic self-induction, the same flux react with secondary winding and a secondary voltage induced in the winding according to Faraday's law of electromutual induction। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो कोर में एक फ्लक्स सेटअप होता है। वो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से रिएक्ट करता है, जिसके कारण एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण वो जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से रिएक्ट करता है, उसके कारण सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो आपको दो बातें याद रखनी है, प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन के कारण और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड होता है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप क्या बोलेंगे, वेट अ सेकेंड, क्या बोलेंगे आप, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स एट द प्रिंसिपल ऑफ फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्लियर। यहां तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके कारण होता है, सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट देखिएगा, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये देखिए, ये जो डॉट है ये सिर्फ वाइंडिंग के सेंस को अभी डिनोट कर रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ इस टॉपिक मतलब ये समझने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। इसमें सिर्फ डॉट और सेंस बताया है कि फ्लक्स कहाँ कैसे क्या फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, E1 क्या हुआ, N1 d∅dt, E2 क्या हुआ, N2 d∅dt। E1 क्या है, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। V1 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज। N1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है। N2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है। E2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी। E1 क्या होता है, N1 d∅dt। ये दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मर का। तो या तो आप डायरेक्टली आप इसके कंक्लूजन को याद रख लीजिए विदाउट डेरिवेशन। ओके, सो ईएमएफ इक्वेशन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है,
सो देखिएगा इसको डिराइव किया गया है, पुट द इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, E1 इक्वल टू क्या है N1 d5 बाई डी टी, E1 N1 d5 बाई डी टी, यहाँ इसका क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया, किसका वैल्यू रख दिया, फाई का, अभी हमने देखा ना ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। उसके बाद देखिए E1 इक्वल टू क्या हुआ N1 फाई एम डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये फाइनली हमारा जो निकल कर आया वो देखिए आप, ये देखिए E1 और E2, E1 क्या है प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है और E2 क्या है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, 4.445 एमएफ एन 1 वोल्ट और 4.445 एमएफ एन 2 वोल्ट, ये क्या है ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की। उसके बाद देखिएगा नो लोड ऑपरेशन की बात कर लेते हैं हम ट्रांसफार्मर के, थोड़ा जल्दी से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराई जा सके, बट समझ भी आना चाहिए, हमें इस बात का भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि चूंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो इजीली वे में समझ आ जाएगा, बट हमें हर स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो आप लोग अगर कहीं कोई बात ना समझ आए तो आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो आपको फाइनली कंक्लूजन याद रखना है ईएमएफ इक्वेशन का, क्लियर, 4.445 एफएम एन 1 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नो लोड ऑपरेशन से क्वेश्चन बनता ही है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितनी होती है, नो लोड पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, क्लियर। नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखिएगा क्या होता है, वापस से वही बात है कि जब कोई लोड कनेक्ट नहीं हो, नो लोड ऑपरेशन देख रहे हैं ना हम, तो नो लोड ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर में करंट कितनी होती है 2 to 5% होती है ओनली। नो लोड करंट कितनी होती है ट्रांसफार्मर में 2 to 5%। इनपुट क्या होता है टोटल कोर लॉस प्लस मैग्नेटिज्म, क्लियर। आई नॉट क्या होता है आई डब्ल्यू प्लस आई एम, ये वॉटफुल कंपोनेंट और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आई एम, ठीक है। ये देखिए E1 क्या है प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, V1 क्या है प्राइमरी वोल्टेज, N1 क्या है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, N2 क्या है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, E2 क्या है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेकिन यहाँ कोई लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये देख रहे हैं हम सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं कनेक्ट ओपन है। सो नेक्स्ट देखिएगा, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड पे क्या होता है 2 to 5% करंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है 2 से 5% होता है, ये आपको बात याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो लोड करंट 2 to 5% होता है, ओके। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अब वही इन्होंने शो करा हुआ है, ये देखिए ये आई नॉट है, आई नॉट में एक आई डब्ल्यू होता है और एक आई एम होता है, इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ठीक है। अब मेन बात आपको क्या याद रखनी है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, फेज देखिए ये V1 और आई डब्ल्यू सेम फेज में होते हैं, आई नॉट देखिए इधर समझाते हैं हम, ये क्या है हमारा आई एम हमारा, इसके बाद ये देखिए ये हमारा आई डब्ल्यू है और इसके बीच में जो हम ये हमारा आई नॉट है, ठीक है, आई नॉट है और ये हमारा V1 और आई डब्ल्यू सेम फेज में, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये V1 है, ये फाई नॉट है, आई नॉट क्या होता है नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है, आई नॉट क्या होता है नो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है। आई नॉट कितना होता है 75 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। क्या होता है पावर फैक्टर एंगल, नो लोड पावर फैक्टर एंगल कितना होता है। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे 2 to 5% होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेंगे नो लोड पावर फैक्टर एंगल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 75 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि नो लोड केस में पावर फैक्टर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे वेरी लो होता है, कितना होता है 0.2 और 0.3, क्लियर।
कितना होता है 0.2 होता है और 0.3 या फिर 0.212, कुछ भी मान लीजिए 0.3 तक, ठीक है। तो आपको नो लोड ऑपरेशन से ये 3-4 बातें तो आपको याद रखनी ही है। देखिए हम बता देते हैं एक बार फिर से। नो लोड करंट कितना होता है 2 to 5% होता है। नो लोड पावर फैक्टर एंगल कितना होता है 75 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, मतलब 75 से 90 के बीच में होता है। उसके बाद नो लोड सॉरी पावर फैक्टर कितना होता है, तो आप बोलेंगे वेरी लो होता है, वेरी लो होता है। कितना होता है लो 0.2 0.3। क्लियर, ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। फिर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आई नॉट किसके इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे आई डब्ल्यू प्लस आई एम के इक्वल होता है, ठीक है। ये बातें सारी आपको याद रखनी है एज इट इज। क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं, कहने का मतलब आपको पूरा निचोड़ दिया जा रहा है टॉपिक का, आपको ज्यादा एनालिसिस के साथ आपको बहुत डीपली वे में हम ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेरिवेशन के थ्रू, आपको बिल्कुल क्रीम दी जा रही है टॉपिक की, समझ रहे हैं, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। सो देखिएगा क्या लिखा है, क्या लिखा है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इज लेस कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि नो लोड करंट किसका कम होता है, ट्रांसफॉर्मर का या इंडक्शन मोटर का, तो आप क्या बोलेंगे नो लोड करंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर का कम होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स पास होता है वो कोर के थ्रू होता है। समझ रहे हैं आप बात को? जब हम आपको इंडक्शन मोटर पढ़ाएंगे तब हम वहां भी हम नो लोड करंट की बात करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट कम होता है, इंडक्शन मोटर में ज्यादा होता है। तो आपको ये सेंटेंस एज इट इज याद रखना है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इज लेस कंपेयर टू इंडक्शन मोटर बिकॉज इन ट्रांसफॉर्मर द फ्लक्स पासिस थ्रू कोर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या, देखिए आइडियल, वेट अ सेकेंड, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, कोई लॉस नहीं होते हैं, 100% इफिशियंसी होती है। प्रैक्टिकल मतलब नॉर्मली कोई चीज आइडियल नहीं होती है, बट आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर होता है तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा, 100% इफिशियंसी होगी, कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, नो वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है कोर की, नेग्लिजिबल करंट होता है कोर को मैग्नेटाइज्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आइडियल कंडीशन में पावर फैक्टर 0 लेगिंग होता है, ठीक है। और देखिए ये जो आई नॉट और आई डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा जैसा हमने यहाँ देखा था, ये देखिए ये जो डायग्राम है ये नो लोड की केस में है, लेकिन आइडियल केस में ये देखो कैसा बनता है, ये V1 आई एम और आई नॉट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको आइडियल केस के लिए ये डायग्राम भी याद रखना है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर ही पूछ ले, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एंगल कितना होता है V1 और आई नॉट के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे 90 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कोर की परमेबिलिटी कैसी होती है, तो आप क्या बोलेंगे इनफाइनाइट होती है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि बताइए नो सॉरी आइडियल कंडीशन में पावर फैक्टर कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे 0 लेगिंग होता है। ओके, इतनी बात आपको समझ आ रही है। नो लोड ऑपरेशन और आइडियल ट्रांसफॉर्मर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस, ठीक है। एग्जामिनेशन में कई बार सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होता है, कोई लॉस नहीं होता है, 100% इफिशियंसी होती है, कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होता है, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A =
E2 बाई E1, N2 बाई N1, I1 बाय I2। ठीक है, हो तो ऐसा भी सकता है दोनों है, लेकिन जहाँ AE में जब क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का, तो उन्होंने आंसर ये मार्क कर रखा है। ठीक है, होते दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट एंड न्यूमेरिकल सेम आंसर, दैट मीन्स दोनों सही है और न्यूमेरिकल दोनों, इससे अगर आप करते हैं तो आंसर सही आएंगे। बट अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये टिक करना है। कौन सा टिक करना है? दूसरे नंबर का। ओके, सो देखिएगा ये वाला A=E2 बाई E1, N2 बाई N1 और I1 बाय I2, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, A=E2 बाई E1, N2 बाई N1, I1 बाय I2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो? E2 बाई E1, N2 बाय N1, I1 बाय I2। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इन द ट्रांसफॉर्मर इज डैश, तो आपको क्या आंसर सही लगाना है? E2 बाई E1, N2 बाई N1 और I1 बाय I2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ट्रांसफॉर्मर, हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने EMF इक्वेशन देखी, फिर नो लोड ऑपरेशन देखा, फिर आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो देखा। तो हम तो आपको 2-3 घंटे में पूरा टॉपिक फिनिश कर सकते हैं मशीन्स, क्लियर। लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए नया सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को मतलब उन स्टूडेंट्स को भी हमें लेकर चलना है। सो हम अपने हिसाब से आपको इस वे में पढ़ा रहे हैं कि आप जितना मतलब आप अपने माइंड में कहने का मतलब है कि आप इतना पहले स्टार्टिंग में आपको एक साथ जैसे आप चार मतलब हम तो 3-4 घंटे में मशीन्स कंप्लीट कर सकते हैं इससे, इस वे में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को समझ भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो मतलब सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखा गया है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को भी हमें लेकर चलना है। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो आप सबसे पहले चैनल पे विजिट कीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा। चूंकि हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट हो चुका है। बस ज़्यादा मतलब इस वे में अगर हम बहुत फास्ट मोड में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत जल्द आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। सो देखिएगा आज का हमारा जो लेक्चर था जो कि ट्रांसफॉर्मर पे था, न्यू टॉपिक था। हमने बेसिक्स ऑफ आपको मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा चुके हैं। सो देखिएगा क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच चेंजेस द लेवल ऑफ AC वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एक बार हम फाइनल रिकॉल करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस होता है। क्या करता है ट्रांसफॉर्मर? वोल्टेज और करंट के लेवल को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, अपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। 2 वाइंडिंग्स होती हैं जो कि कॉमन कोर पे कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? ट्रांसफॉर्मर कैसा डिवाइस है? तो आप बोलेंगे स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर में क्या कांस्टेंट रहता है? तो आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मर किस पावर लेवल को चेंज नहीं करता है? तो आप बोलेंगे अपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट होता है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कोर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तो आप बोलेंगे हाई परमेबिलिटी, लो रिलक्टेंस होता है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि यदि आपने ट्रांसफॉर्मर पे DC कनेक्ट किया तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों? क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेटिस्फाइड नहीं होता है DC के लिए।
उसके बाद देखिएगा सप्लाई पे, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं, लोड कहाँ कनेक्ट होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग पे। क्लियर। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर का, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसमें सेल्फ इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। कोर जो होती है CRGOS होती है, जो कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसकी परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक है। इसके बाद हमने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया, फिर हमने आपको फाइनली ये बताया कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा, जिसमें हमारा फाइनली क्या निकल कर आया, 4.44 5 FN 1 वोल्ट और 4.44 5 N2 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, ईएमएफ इक्वेशन है किसकी, ट्रांसफार्मर की। ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर। उसके बाद देखिएगा हमने क्या पढ़ा, नो लोड ऑपरेशन पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि सेकेंडरी पर कोई लोड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो नो लोड करंट होता है वो 2 to 5% होता है। क्लियर। इसमें जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो 75 से बड़ा 90 से छोटा होता है। पावर फैक्टर जो होता है लो होता है 0.2 to 0.3 होता है। ये आपको याद रखना है। फेजर डायग्राम, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि नो लोड के केस में ट्रांसफार्मर का फेजर, या तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे कि नो लोड ऑपरेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल दे देंगे, नो लोड करंट दे देंगे, पावर फैक्टर कैसा होता है, ये सब चीजें आपको दे देंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कम होता है, इंडक्शन मोटर में ज्यादा होता है। उसके बाद देखिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नो लॉस होता है, 100% इफिशियंसी होती है, कोई भी बाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है, नेग्लिजिबल करंट होता है, P1 और I0 के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, पावर फैक्टर जो होता है 0 लेगिंग होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। उसके बाद हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बताया, जो कि क्या याद रखना है आपको, E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2। सो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का आज का जो लेक्चर था वो फाइनली हमने आपको रिकॉल भी करवा दिया है। सो अभी बज रहे हैं रात के 1:05। क्लियर। सो देखिएगा आपका लेक्चर हम 12 बजे बाद ही रिकॉर्ड कर पाते हैं ड्यू टू सम इश्यूज, टाइमिंग प्रॉब्लम। ओके, बट हमने आपको बोला है कि हम पढ़ाएंगे, इसीलिए हम मतलब रिकॉर्ड भी करते हैं। ओके, सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसी वे में आपका बहुत जल्द आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। दैट उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ठीक है, पर जो पढ़ा रहे हैं आप उसको बहुत फास्ट मोड में आप रिकॉल जरूर करते रहिएगा, अदरवाइज वो माइंड से स्किप होता जाएगा। ठीक है, और ये जो भी पढ़ाया जा रहा है इसमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हर टॉपिक आपको अब निचोड़ ही दिया जा रहा है, इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। ठीक है, फिर हम बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आज ये जो ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पढ़ाया गया है, इसमें आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आया, या फिर आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। जितने लोग भी लेक्चर को देखते हैं सभी लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी तो पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है पढ़ने पर।
ठीक है। सो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और जो पढ़ा दिया गया है उसको सबसे पहले रिवाइज करते रहिएगा। क्लियर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।